जय श्री राम आप सभी को। तो आज इस वीडियो में हम प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स करेंगे, कुछ साइंटिस्टों के नाम करेंगे और साथ ही साथ कुछ जीके के क्वेश्चन भी करेंगे। तो कोशिश करेंगे आपको एक एक जो है वो क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की, एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझाने की। प्लांट्स में सेल वॉल कैसी होती है, एनिमल्स में सेल वॉल कैसी होती है, इसके बारे में जानेंगे और थोड़ा सा जो है वो साइंटिस्टों के बारे में जानेंगे। और भी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे करेंगे, जीके क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में जो है वो काफी आने वाले हैं क्वेश्चन। और ये 10वां लेक्चर रहने वाला है हमारा। उससे पहले कि अगर आपने 9 लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको जीके की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सही रहने वाली है और जीके की प्लेलिस्ट भी आपको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगी यहाँ पे भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके साइंस एंड जीके के। शुभम जी के ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आपको इंडिया जीके के नोट्स मिल जाएंगे और एचपी जीके के नोट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। आपको काफ़ी एग्जाम्स में ये हेल्प करने वाले हैं, एचपीएसएससी एग्जाम्स में, और या फिर एचपीपीएससी एग्जाम्स में, या फिर एचपी पुलिस एग्जाम में, या फिर आपका एचपी फॉरेस्ट एग्जाम में, या फिर आपका एचपी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम में। इन सभी एग्जाम्स में आपको ये नोट्स जो है वो लाभदायक रहने वाले हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे रहा हूँ, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वो इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए इसको। यहाँ पे मैं डेली क्विज कंडक्ट करवाता हूँ और साथ ही साथ जो पीडीएफ वगैरह होती है वो भी यहाँ दे देता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड का पीडीएफ सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड के जो है आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साइंस के जो है वो हर एक जगह क्वेश्चन आते हैं ये, चाहे कोई भी एग्जाम हो वहां पर आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये, और जीके के भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो प्लांट सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी हुई है? तो प्लांट सेल वॉल है आपकी बनी हुई सेलुलोज की। किस चीज की बनी हुई है? सेलुलोज की है। अब जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की। जो फंगल सेल वॉल होती है यानी कि फंजाई की सेल वॉल, वो किस चीज़ की बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है। और जो आपका यूग्लेना होता है ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा, यूग्लेना प्रोटिस्टा होता है आपका, उसकी जो सेल वॉल होती है आपकी पेलिकल की बनी होती है। तो देखो सेल प्लांट सेल वॉल की जो में बनी होती है, प्लांट सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब याद रखना है आपको, एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट रहती है, एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट रहती है। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डू नॉट हैव सेल वॉल, तो आपका आंसर होना चाहिए एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। तो याद रखना है आपको, पेप्टिडोग्लाइकन आपका बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, और काइटिन जो है वो फंगल सेल वॉल होती है, और पेलिकल जो है वो यूग्लेना की सेल वॉल होती है। याद रखना है आपको। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्लांट्स। इनमें से कौन सी तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पौधों में देखा जाता है? न्यूट्रिशन जैसे हम लोग, दो तरह का न्यूट्रिशन है, एक आपका ऑटोट्रॉपिक है, एक आपका हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो खुद ब खुद अपना जो है वो फूड बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, वो खुद ब खुद अपना जो है वो फूड बनाते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो किसी दूसरे से, ह्यूमन बींग्स जो किसी दूसरे से जो है वो फूड लेते हैं अपना। हम ह्यूमन बींग्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम कहाँ से लेते हैं? वो प्लांट पौधों से लेते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो ऑटोट्रॉफिक में दो चीज़ें आती है, एक आता है कीमोसिंथेटिक और एक आता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो आपका फूड बनेगा, और कीमोसिंथेटिक में आपका जो है वो केमिकल्स के थ्रू जो है वो फूड बनेगा। याद रखना है आपको। और हेटेरोट्रॉपिक में भी आपको 3-4 चीज़ें आती है। कुछ आ जाते हैं होलोजोइक, जैसे कि जो हम हैं, ठीक है, किसी दूसरे से फूड लेते हैं। कुछ आते हैं सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक यानी कि डेड और डीके मैटर को खाने वाले। और कुछ आते हैं पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब एज अ पैरासाइट, किसी दूसरे की बॉडी पर रहकर उसको खाने वाले। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो प्लांट्स के अंदर आपको ऑटोट्रॉपिक,
फोटोसिंथेटिक जो है वो न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब मैं आपको थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद रखना C6H12O6। ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल, उसको जो है वो सनलाइट की मदद से जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वहाँ पे। तो ये जो प्रक्रिया है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो करते हैं, याद रखना है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये भी याद रखना है, ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रोपिक कीमोसिंथेटिक और हेटरोट्रोपिक, ये तीनों जो है वो मोनेरंस में देखने को मिलते हैं आपको, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर लेता है, ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक भी कर लेता है और ऑटोट्रोपिक कीमोसिंथेटिक भी कर लेता है। ठीक है, और वो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी हो जाते हैं बैक्टीरिया। तो ये आपको याद रखना। तो वो बैक्टीरिया में आपको चारों तरह की जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलती है। अब देखो, ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक आपको किस में देखने को मिलेगी, प्रोटिस्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना है। और हेटरोट्रोफिक एंड सेप्रोफिटिक पैरासिटिक ये किस में देखने को मिलेगी, आपको फंगस में देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना है आपको ये। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 5 किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय। जो 5 किंगडम सिस्टम है, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया, तो समझ लो 5 किंगडम सिस्टम क्या है। पहला किंगडम है आपका मोनेरा, दूसरा किंगडम है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है आपका फंजाई, चौथा किंगडम है आपका प्लांटी और पांचवा किंगडम है आपका एनिमलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 5 किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है, R.H. विटेकर द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मोनेरंस जो होते हैं आपके वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। बाकी के जितने भी होते हैं ये प्रोटिस्टा, एनिमलिया, फंजाई, ये आपके यूकैरियोटिक होते हैं। यानी कि ये याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वहां पर न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहां पर नहीं होता है। यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी जो है वो प्रेजेंट वहां पर रहता है। ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया, R.H. विटेकर द्वारा। अब लुईस पैस्चर का नाम याद रखना है आपको। लुईस पैस्चर जो है आपके ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। कोपलैंड, इन्होंने 4 किंगडम सिस्टम दिया था, जहां तक आइडिया है 4 किंगडम सिस्टम। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एल्गी एंड फंजाई आर द पार्ट ऑफ। जो एल्गी और फंजाई है वो किसका पार्ट है, तो सिंपल देखो, एल्गी और फंजाई जो है वो आपका, एल्गी जो है आपका और फंजाई जो है आपका वो थैलोफाइट्स के पार्ट है। किसके पार्ट है, थैलोफाइट्स के। और थैलोफाइट्स में थैलस का मतलब क्या है, थैलस का मतलब ये है कि यहाँ पे ना तो आपको ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीव्स यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी, अब्सेंट देखने को मिलेगी। यानी कि एक थैलॉइड बॉडी देखने को मिलेगी आपको। तो ये दोनों ही जो है आपके थैलोफाइट्स में आता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में आपको मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स देखने को मिलेंगे। याद रखना है आपको। डाइकॉट्स मतलब जैसे आप चना देखते हो तो जब उसको दबाओगे तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, तो वो डाइकॉट है। और मोनोकॉट जो 2 भागों में डिवाइड नहीं होगा बीज, वो आपका मोनोकॉट होगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ब्रायोफाइट्स में आपको याद रखना है, इसमें आपको लिवरवॉर्ट एंड मोसिस आपको देखने को मिलेगी। ट्रू मोसिस होंगी इसके अंदर। और अगर ब्रायोफाइट से कहीं और अगर मोसिस देखने को मिलती है या ट्राइलोफाइट में देखने को मिलती है या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, वो फॉल्स मोसिस होंगी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
ये आपके फनेरोगैम्स हैं जो बीज देते हैं आपके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। बाकी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और थैलोफाइट्स जो हैं आपके क्रिप्टोगैम्स रहते हैं। याद रखना है आपको। अब एक और चीज याद रखना है, एल्गी और जब फंजाई आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है आपका लाइकन बनता है। क्या बनता है? लाइकन बनता है। तो लाइकन क्या है? एसोसिएशन है आपका एल्गी और फंजाई का। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, वस्कुलर बंडल्स फर्स्ट सीन इन। जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कहाँ देखे गए पहली बार? आपने जाइलम एंड फ्लूइम का नाम सुना होगा, ठीक है। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स से आपका लीव्स तक, स्टेम और लीव्स तक। फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। कहां से कहां तक? लीव्स से रूट की ओर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपका, जाइलम और फ्लोएम जो है आपके वस्कुलर बंडल्स हैं। तो फर्स्ट जो आपको जाइलम और फ्लोएम जो है देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में अब्सेंट रहते हैं वस्कुलर बंडल्स। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में आपको वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स पहली बार कहाँ देखे गए थे? सॉरी, वस्कुलर बंडल्स आपको पहली बार कहाँ देखे गए थे? टेरिडोफाइट्स में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, कॉटन क्रॉप इज ग्रोन इन विच टाइप ऑफ सॉइल। जो कॉटन क्रॉप होती है, कपास की जो कपास जो फसल होती है वो आपकी किस टाइप की सॉइल में उगाई जाती है? तो कपास आपको याद रखना है ये आपकी खरीफ क्रॉप है जो कि आपकी सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। तो ये आपकी कपास की जो फसल है वो ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है, ब्लैक सॉइल में, काली मृदा में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी। और ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? जो दक्कन इलाके होते हैं, दक्कन इलाके होते हैं वहाँ पर आपको बेसाल्ट देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आपको जो है ये देखने को मिलती है। दक्कन प्लेटू आपका जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, साउदर्न मध्य प्रदेश, ये गोदावरी कृष्णा वैली वाला जो रीजन होता है वहाँ पर आपको दक्कन प्लेटू देखने को मिलता है। तो वहीं जो आपको आसपास में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में, ठीक है। याद रखना है आपको। आप देखो एल्यूवियल सॉइल, इसको बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है काफ़ी। ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा जो रीजन होता है आपका उस इलाके में देखने को मिलती है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको ये देखने को मिलती है। और ये बेस्ट सुटेबल होती है आपकी रबी और खरीफ की फसलों के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब रेड सॉइल आपको याद रखनी है। ये रेड सॉइल जो है वो आपके जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनके टूटने से बनती है, ठीक है। यहाँ पर मिश्रण होता है आपका क्ले और सैंड का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी? आपको आयरन ऑक्साइड का कंटेंट आपको रेड सॉइल में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो जैसे आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू होता है या फिर उड़ीसा, ईस्टर्न छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नीलगिरीज या तमिलनाडु वाला प्लेटू होता है वहाँ पर आपको जो है ये देखने को मिलती है रेड सॉइल। इसमें आपको वीट, राइस, मिलेट्स और पल्सेस जो है आपको ग्रोन होते हुए दिखाई देगी। लेटराइट सॉइल, लेटरेटिक जो सॉइल होती है, रॉक सॉइल, जो लेटराइटिक रॉक्स होते हैं वहाँ से ऑब्टेन होती है आपकी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में देखने को मिलती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉटन क्रॉप आपकी ब्लैक सॉइल में होती है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, हाउ मच मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है उसमें कितने मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होते हुए दिखाई देती है? तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट में आपकी 1325 मेगावाट, 1325 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए दिखती है। तो भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है आपका, ये भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये नंगल जो है आपका पंजाब में है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका वो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। याद रखना है आपको 1325 मेगावाट का जो ये प्रोजेक्ट रहता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट में जो लागत आई थी 245
28 करोड़ जो है वो इसकी लागत आई थी। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1948 में स्टार्ट हुआ था और आपका 1963 में जो है वो जाके ख़त्म हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब 1948 और 1943 तो मैंने बता दिया आपको। अब 1949 देखिए, 1949 में क्या हुआ था, हिंदी दिवस मनाया गया था। सबसे पहले तो हिंदी दिवस मनाया इसलिए गया था पहली बार 14 सितंबर को, क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में जो है वो चुना गया था। ठीक है, हिंदी हमें अभी हमारी कोई भी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है हमारी वो राजभाषा है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को जो है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इसकी जो लिपि ली गई थी वो देवनागरी लिपि ली गई थी। इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट जो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन महानदी रिवर, इनमें से कौन सा डैम जो है वो आपका महानदी रिवर के ऊपर है। तो रिहंद प्रोजेक्ट आपकी रिहंद नदी के ऊपर है, जो सोनभद्र जगह है आपकी, वहां पर आपको रिहंद प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट ये आपका सतलुज नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है, सतलुज नदी के ऊपर। अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट आपका दामोदर नदी के ऊपर है। ठीक है, ये आपको झारखंड और वेस्ट बंगाल के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये याद रखना है, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है आपका महानदी रिवर के ऊपर है और ये उड़ीसा में है और ये भारत के सबसे बड़े बांधों में आता है ये। ठीक है, भारत के सबसे बड़े बांधों में आता है। 4800 मीटर लॉन्ग जो है उसकी जो है वो लंबाई है। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1947 में हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, 1957 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट को, तुंगभद्रा नदी जो है आपकी कृष्णा की जो है वो सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना है। तो तुंगभद्रा हम प्रोजेक्ट को हम पंपा सागर भी जो है बोलते हैं। ठीक है, पंपा सागर भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कब फाउंड की गई थी। सिंपल याद रखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और 1988 में एक्ट लाया गया था और 1995 में इसको जो है वो फाउंड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1995 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1998 में एक्ट आया था और 1995 में इसको खोजा गया था। अब देखो, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, ये आया था आपका 1998 में। कब आया था ये, 1998 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। आपको एक होता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक है। ठीक है, जोड़ा गया है इसको रोड कनेक्टिविटी से। ठीक है, नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी से। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है आपका वो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, श्रीनगर से कन्याकुमारी है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो, दिल्ली से इंडो पाक बॉर्डर, दिल्ली अंबाला अमृतसर इंडो पाक बॉर्डर आपका NH1 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। वाराणसी से कन्याकुमारी वैसे NH7 दिया गया है अभी आपको, तो इसको चेक कर लेना एक बार। NH7 तो मेरे हिसाब से नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि NH7 जो है आपका पोंटा साहिब वाला हाईवे है, इसको याद रख लेना है। तो पहले ही आपका वाराणसी से कन्याकुमारी जो है आपका NH7 ही था। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सिलचर से, सॉरी, श्रीनगर से कन्याकुमारी है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आज के ये। साइंस के क्वेश्चंस आपको जो है वो काफ़ी देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। तो अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।